एक अनजान दुनिया, एक मजबूर शादी और एक ऐसा सिस्टम जो किस्मत बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तीन बेकार समझी जाने वाली पत्नियां उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी या उसका अंत? मेरा नाम चुजिंग है और मैं 3 दिन पहले एक बिल्कुल नई दुनिया में जागा, ग्रेट वन डायनास्टी। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है, न घर न जमीन, बस एक वैग्रांट का टैग। मैं समझ भी नहीं पाया था कि हो क्या रहा है कि अचानक सरकारी अधिकारी मुझे पकड़कर काउंटी ऑफिस ले गए, गवर्नमेंट अरेंज्ड मैरिज के लिए। युद्धों के बाद हालात ऐसे थे कि हर एक आदमी पर 3 औरतें थीं और सरकार ने फैसला किया सबको शादी करनी ही होगी। लेकिन ये कोई फेयर सिस्टम नहीं था। ताकतवर और स्किल्ड लोगों को अच्छी वाइफ्स मिलती थी और मैं था डेड लास्ट। मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा कैसे बाकी लोग डिसेंट वाइफ्स लेकर जा रहे थे और मैं लाइन के आखिर में खड़ा था। दिल में एक अजीब सा डर और खालीपन। जब मेरा नाम पुकारा गया तब सिर्फ 3 औरतें बची थीं जिन्हें कोई नहीं चाहता था। पहली एक लड़की थी जिसकी टांग खराब थी और उसकी आंखें एक नीली एक एम्बर, लोग उसे कर्स्ड मानते थे। दूसरी इतनी पतली जैसे हड्डियों का ढांचा, चेहरा जले हुए निशानों से भरा और वो अपने चेहरे को कपड़े से छुपा रही थी, डर से कांपती हुई। तीसरी एक टूटी हुई दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी, पूरे शरीर पर लाल दर्दनाक रैशेस, जैसे जिंदगी उससे छीन ली गई हो। क्लर्क ने ठंडे स्वर में कहा, तीनों को ले जाओ। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं खुद को ही मुश्किल से संभाल पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने डील मीठी कर दी। 5 एकर्स लैंड। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई? वो जमीन नदी के किनारे थी जो हर साल फ्लड हो जाती थी और अगले साल तक मुझे आधा टेल सिल्वर टैक्स देना था। ऐसी जमीन पर जो कुछ उगाती ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा, अगर बच्चे होंगे तो टैक्स कम होगा। एक बच्चा 10% कम, 5 बच्चे 0 टैक्स। मैंने अपनी तीनों बीमार टूटी हुई पत्नियों को देखा और अंदर से हंसी आई, दर्द भरी हंसी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मना करता तो जेल या आर्मी और ये औरतें बेच दी जाती। तो मैंने मुस्कुराकर थैंक यू कहा, जबकि वो मुस्कान अंदर से टूट चुकी थी। गांव के लोग हंस रहे थे, ब्लैकस्मिथ मजाक उड़ा रहा था, स्कॉलर ताने मार रहा था। सब कह रहे थे बेकार आदमी को यही मिलता है। मैं खड़ा था, हाथ में 3 मैरिज पेपर्स, सामने मेरी नई पत्नियां, एक कमजोर, एक डरी हुई, एक लंगड़ाती हुई। और मैंने सोचा, क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? तभी एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, लव योर वाइफ टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। मैं चौंक गया। ये क्या था? अब मेरी ताकत का रास्ता था अपनी पत्नियों का ख्याल रखना और मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड्स थे कुछ अच्छा करने के लिए, पहला रिवॉर्ड अनलॉक करने के लिए। शायद ये डिजास्टर मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता था। काउंटडाउन खत्म होने वाला था। मैंने जल्दी से अपनी कोट उतारी और उस लड़की लिनरो के कंधों पर डाल दी जिसकी आंखें अलग अलग रंग की थीं। मैंने धीरे से कहा, डरो मत। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी ने पहली बार उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार किया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं, आंसू आने वाले थे। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। मुझे मिले 10 केयर पॉइंट्स, थोड़ा राइस और एक बिगिनर गिफ्ट पैक जिसमें एडवांस्ड मेडिकल नॉलेज था, मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल दोनों। मेरे दिमाग में अचानक ज्ञान भर गया और एक छोटा स्टोरेज स्पेस भी मिल गया, बस एक कोड देने पर। इतना बड़ा रिवॉर्ड। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू हुई। लिनेरो किसी तरह चल सकती थी, लेलिंग शुआ कमजोर थी पर चल सकती थी। लेकिन गुजियाओलैन, वो बेहोश थी, तेज बुखार, पूरे शरीर पर रैशेस। सिस्टम ने स्कैन किया, 78% चांस ऑफ डेथ विदाउट ट्रीटमेंट। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। दवा की कीमत थी 50 पॉइंट्स और मेरे पास सिर्फ 10 थे। मैंने गहरी सांस ली और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। मेरे पैर कांपने लगे, ऐसा लगा जैसे पहाड़ उठा लिया हो। लेकिन तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। उसे पसंद आया कि मैंने हार नहीं मानी। मुझे मिले 20 और पॉइंट्स और फिर सबसे बड़ा रिवॉर्ड, फिजिकल एनहांसमेंट। अब मैं 3 आदमियों जितना ताकतवर था। अचानक गुजियाओलैन मेरे लिए फेदर जैसी हल्की हो गई। मैंने पीछे देखा, मेरी बाकी 2 पत्नियां मुझे देख रही थीं। उनकी आंखों में जो पहले सिर्फ निराशा थी, अब वहाँ कुछ और था, उम्मीद। शायद उन्होंने सोचा था कि मैं सबसे बीमार को छोड़ दूंगा, जैसे कोई भी करता। तभी मेरी पीठ से एक हल्की सी आवाज आई, थैंक यू। मैं चौंक गया। गुजियाओलैन जाग चुकी थी। वो पूरे समय होश में थी, बस डर रही थी कि मैं उसे छोड़ दूंगा। उसका वो कमजोर थैंक यू मेरे दिल में सीधा लगा। मैंने उसे संभाला और बाकी दोनों से कहा, चल सकती हो, पास रहना, चलो घर चलते हैं। हम शिया विलेज की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया, मैं अब स्ट्रॉन्ग हूँ पर मेरी पत्नियां नहीं। लिनेरो हर कदम पर दर्द सह रही थी। लेलिंग शुआ जमीन पर गिर गई और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। वो कांपते हुए बोली, पति मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा गला भर आया। ये ड्रामा नहीं था, ये उनका डर था, उनकी हकीकत। मैंने चारों तरफ देखा। हमें एक कार चाहिए था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तभी अचानक ढोल की आवाज आई। एक फैंसी रेस्टोरेंट, टाइन रेसिडेंस, रीओपन हो रहा था और वहाँ चैलेंज था, अगर तुम उनका कपलेट सॉल्व करो तो मिलेगा फ्री मील।
मील और 5 टेल सिल्वर। मेरे लिए वो जैकपॉट था। मैंने लाल कागज पर लिखा कपलेट देखा और तभी मेरे दिमाग में एक हल्की सी मुस्कान आई। ये तो मुझे आता है। लेकिन तभी पीछे से हंसी गूंजी। ब्लैकस्मिथ, स्कॉलर और गांव के कुछ बदमाश, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और तभी मैग ने एक फैसला लिया, एक ऐसा दाव जो मेरी जिंदगी बना भी सकता था और खत्म भी। हमारी आखिरी जमीन दाव पर लग चुकी थी। लेलिंग शुआ रो रही थी। लिनेरो होंठ काटते हुए मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उनके लिए मैं अब एक पागल जुआरी बन चुका था। लेकिन मैंने बिना कुछ बोले कॉन्ट्रैक्ट पर अपना हैंडप्रिंट लगाया, कागज मोड़ा और सीधे रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे फटे हुए कपड़े देखकर शॉपकीपर ने शक भरी नजर से देखा। भीड़ में खड़े स्कॉलर्स और अमीर लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ऊपर खिड़की से एक अमीर लड़की देख रही थी। उसे पूरा यकीन था मैं फेल होने वाला हूँ। मैंने एक बार फिर कपलेट को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आंसर पहले से तैयार था। भीड़ हंस रही थी। ब्लैकस्मिथली चिल्लाया, शेखी मत बघार। स्कॉलर वोंग ने सिर हिलाया। मैंने सबको हंसने दिया। जब हंसी अपने पीक पर पहुंची तभी मैंने बोलना शुरू किया, अ गेस्ट विजिट स्टाइन रेसिडेंस। रेसिडेंस स्टाइन वेलकम्स द गेस्ट। पूरा माहौल एकदम शांत, ऐसा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। लोग अपने दिमाग में दोबारा दोहरा रहे थे, फॉरवर्ड पढ़ो, बैकवर्ड पढ़ो। दोनों तरफ से परफेक्टली काम करता था। और सबसे बड़ी बात, उसमें टैवर्न का नाम भी परफेक्टली फिट हो गया था। शॉपकीपर पागल हो गया खुशी से। वो उछल पड़ा, यंग मास्टर, यंग मास्टर। उसने तुरंत आदेश दिया, 5 टेल सिल्वर लाओ और मेरे सम्मान में बैंक्वेट तैयार करो। स्कॉलर लोग जो अभी हंस रहे थे अब चुप थे, चेहरा लाल। ब्लैकस्मिथ का पाइप गिर गया। वोंग अपना फैन पकड़ना भूल गया और वो 3 गुंडे बस दीवार के पास खड़े रह गए, शॉक में। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरी पत्नियों में था। लिनेरो की मरी हुई आंखों में फिर से रोशनी लौट रही थी। लेलिंग शुआ खांसना भूल गई। उसके चेहरे पर रंग लौट आया और गुजियाओलैन, उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। तीनों पत्नियों से अफेक्शन पॉइंट्स और बोनस पॉइंट्स, क्योंकि मैंने उनके लिए पैसे कमाए। टोटल 60 पॉइंट्स। मतलब अब मैं खरीद सकता था 50 पॉइंट की लाइफ सेविंग मेडिसिन। लेकिन उससे पहले मुझे अपना हिसाब बराबर करना था। मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर उन 5 के पास गया। बेट इज बेट। ली और वोंग ने चुपचाप सिल्वर दे दिया। बाकी 3 के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने लिख कर दिया। अब हम ऊपर प्राइवेट रूम में ले जाए गए। मैंने अपनी पत्नियों को बुलाया लेकिन वो दरवाजे पर ही रुक गईं। उनके फटे कपड़े उस फैंसी जगह के सामने। उन्हें लग रहा था वो यहाँ बिलोंग ही नहीं करती। लिनेरो अपनी टांग छुपाने लगी। लेलिंग शुआ अपने स्लीव्स। मैंने धीरे से कहा, डरो मत, मेरे पास रहो। वो मेरे पीछे पीछे चली जैसे मेरी शैडो हो। लेकिन इस बार उनकी नजरों में कुछ नया था, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और हल्की सी उम्मीद। अंदर टेबल पर शानदार खाना रखा था और वहाँ बैठी थी वो ग्रीन ड्रेस वाली लड़की, उसके साथ उसकी मेड। वो खड़ी हुई एक ग्रेसफुल स्माइल के साथ। मेरी पत्नियां फिर फ्रीज हो गईं। उनके सामने वो लड़की किसी और ही दुनिया की लग रही थी, जैसे तुलना ही नहीं हो सकती। मैंने गुजियाओलैन को कुर्सी पर बैठाया और बाकी दोनों को अंदर बुलाया। वो चुपचाप डरते हुए बैठ गईं। मैंने उस लड़की की तरफ देखा। एक नजर में समझ गया, असल मालिक वही है। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, वोंग किंग याओ, लंगा वोंग फैमिली से। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। ये डायनेस्टी के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक थी। मैं सिर्फ पैसे कमाने आया था और अब मैं एक डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन मैंने खुद को संभाला, न झुका, न चापलूसी की। बस कैजुअली कहा, नाइस टू मीट यू, और ध्यान खाना पर ले गया, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी साफ थी, मेरी पत्नियां। मैंने लेलिंग शुआ को गर्म पानी दिया और खुद खाना शुरू किया। वोंग किंग याओ को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। उसने पूछा, तुम्हारा कोई ऑफिशियल टाइटल है? मैंने कहा, नोप। वो डिसअपॉइंटेड लग रही थी। फिर उसने ऑफर दिया, काउंटी एकेडमी में रिकमेंड करने का। ब्राइट फ्यूचर, कनेक्शंस, पावर। मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और उसकी आंखों में देखा, क्या ये सिर्फ कपलेट की वजह से है? फिर मैंने वो कहा जो असली बात थी। एक नोबल लड़की टैवर्न चला रही है और टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट कर रही है। तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना? उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने सही पकड़ लिया था। मैंने कामली कहा, मुझे नोबल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, मुझे बस एक शांत जिंदगी चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब वो मुझे नए नजरिए से देख रही थी। सिर्फ एक क्लेवर विलेजर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को पढ़ सकता है। तभी सिस्टम फिरपिंग हुआ। मेरी पत्नियों का ख्याल रखने पर मुझे मिला बेसिक ब्रूइंग स्किल प्लस 3 स्पेशल रेसिपीज। मेरे
मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ये इनकम बन सकता है, लेकिन इस दुनिया में स्किल होना काफी नहीं है, पावर चाहिए, वरना सब छिन जाएगा। मैंने एक पल के लिए वॉन्किंग याओ की तरफ देखा। उसके पास सब कुछ था, मनी, पावर, कनेक्शंस। मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने तुरंत नजर हटा ली। अभी नहीं, अभी मैं तैयार नहीं था। मैंने कैजुअली बिहेव किया और अपनी पत्नियों को खाना खिलाता रहा, लेकिन वॉन्किंग याओ अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने धीरे से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये एक टेस्ट था। क्या मैं सच में समझता हूँ या सिर्फ ब्लाफ कर रहा हूँ? मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, तुम 16 से ऊपर हो और अभी तक शादी नहीं हुई। ये अपने आप में एक कहानी बताता है। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, तुम ये टैवर्न चला रही हो क्योंकि तुम कैपेबल हो और तुम्हें अपने फैमिली के किसी एल्डर का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, लेकिन ये प्रोटेक्शन हमेशा के लिए नहीं है, शायद 20 साल की उम्र तक। उसके बाद अगर तुमने खुद को प्रूव नहीं किया तो तुम्हें उसी आदमी से शादी करनी पड़ेगी जिसे तुम्हारा परिवार पहले ही चुन चुका है। वॉन्किंग याओ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसकी डायरी पढ़ ली हो। उसकी मेड भी शॉक में थी। मेरी पत्नियां मुझे हैरानी से देख रही थीं। उसने धीरे से पूछा, तो कोई सोल्यूशन है? मैंने सीधा जवाब दिया, खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि फैमिली तुम्हारी बात इग्नोर ना कर सके। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगी। कहना आसान है, मेरे पास और भी आइडियाज थे, जैसे बिजनेस पार्टनरशिप, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। ट्रस्ट अभी बना नहीं था। वो पावरफुल फैमिली से थी। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं खत्म हो सकता था। उसने मेरी हेसिटेशन समझ ली। उसने ऑफर दिया, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। मैंने हम्बल बनते हुए कहा, मैं तो बस एक गांव का लड़का हूँ। इशारा साफ था, मुझे तुम्हारी पावर से डर लगता है। वो समझदार थी। उसने ज्यादा पुश नहीं किया। वो क्वाइटली चली गई, लेकिन उसका जवाब जल्दी आ गया। बाहर एक कंफर्टेबल कैरेज हमारा इंतजार कर रही थी और साथ में पैक्ड फूड बॉक्सेस। बिना कुछ कहे उसने ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया था। मैंने कामली एक्सेप्ट किया और मन में सोचा, देखते हैं तुम असल में कैसी हो। मैंने सबको कैरेज में बैठाया और ड्राइवर से कहा, पहले फार्मेसी चलो। मैंने खरीदा दवाइयाँ, मोटे क्विल्स, क्योंकि सर्दी आने वाली थी। मेरे घर में सिर्फ एक फटा हुआ कंबल था। फिर बर्तन, मसाले, 7 टेल्स सिल्वर, एक झटके में खत्म। मैं अपनी पत्नियों के लिए विंटर क्लोथ्स भी लेना चाहता था, लेकिन पैसे खत्म हो चुके थे। रास्ते में मैं गुज याओलिन का ख्याल रखता रहा, बाकी दोनों को क्लोक से ढकता रहा। सिस्टम बार बार पिंग कर रहा था। अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ रहे थे। गुज याओलिन सबसे तेजी से लगभग 80 तक पहुंच चुकी थी। भले ही वो बेहोश थी, लेकिन उसे सब महसूस हो रहा था। मैंने तुरंत सिस्टम स्पेस से एंटी एलर्जी पोशन निकाला और उसे पिला दिया। बाकी दोनों मुझे शॉक में देख रही थी, लेकिन कुछ पूछा नहीं, सिर्फ आंखों में ग्रेटिट्यूड था। तभी सिस्टम ने एक बड़ा रिवॉर्ड दिया, परफ्यूम, सोप, रिफाइंड सॉल्ट की रेसिपीज और सिस्टम स्टोरेज में सॉल्ट और शुगर का स्टॉक। इस जमाने में ये सब सोने से कम नहीं था। मैंने सोचा ये बिजनेस बन सकता है, और अनजाने में मेरा दिमाग फिर वॉन्किंग याओ की तरफ गया। शाम तक हम एक्साये विलेज पहुंच गए। जैसे ही कैरेज गांव में दाखिल हुई, पूरा गांव देखने आ गया। इतनी फैंसी कैरेज उन्होंने कभी नहीं देखी थी, लेकिन जैसे ही वो मेरी टूटी हुई झोपड़ी के सामने रुकी, सब कुछ बदल गया। जीन पहले ही अफवाह फैला चुका था। भीड़ चिल्लाने लगी, एक बीमार, एक बदसूरत, एक शैतान आंखों वाली, इन्हें गांव से निकालो, ये बदकिस्मती लाएंगे। मेरे पीछे मेरी पत्नियां टूट गईं। लिनेरो की आंखें फिर से खाली हो गईं। लेलिंग शुआ मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। गुज याओलिन मेरी पीठ पर कांप रही थी। कुछ ही सेकंड में उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई, और उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये औरतें बस जीना चाहती थीं, और ये लोग उनसे वो भी छीनना चाहते थे। मैं आगे बढ़ा, उनके सामने खड़ा हो गया और धीरे से कहा, बोलना खत्म हो गया। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरी भीड़ चुप हो गई। मेरी आंखों में कुछ बदल चुका था, लेकिन जीन और उसके साथी नहीं रुके। वो भीड़ को भड़का रहे थे। असल में उन्हें मुझे पैसे देने थे और वो बचना चाहते थे। मेरी पत्नियां मुझे रोकने लगीं, चलो यहाँ से। वो मुझे बचाना चाहती थी क्योंकि उन्होंने खुद को पहले ही त्याग दिया था। मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब बस। मैं आगे बढ़ा। सबको लगा मैं पागल हूँ। पुराना चुजेंग तो कमजोर था, लेकिन अब नहीं। मैंने जोंग सैन को थप्पड़ मारा। वो घूमकर जमीन पर गिर गया। फिरली और वोंग पर किक मारी। दोनों हवा में उड़ गए। पूरा काम 2 सेकंड में खत्म। सन्नाटा। सिस्टम रिवॉर्ड, टाइगर सबड्यूइंग फिस्ट। जब वो फिर उठे, मैंने स्किल यूज की। तेज, साफ, खतरनाक। वो दोबारा गिरे और इस बार उठ नहीं पाए। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरी पत्नियों के बारे में फिर कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। भीड़ भाग गई। अब कोई मुझसे पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन स्कॉलर वोंग ने धीरे से कहा, जीन का साला काउंटी कांस्टेबल है। मैंने जवाब दिया, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि अब मैं पूरी तरह अकेला नहीं था। जब मैं अपनी पत्नियों की तरफ मुड़ा, वो रो रही थी। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई हीरो हूँ। मैं मुस्कुराया, सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं गुज याओलिन को अंदर ले गया, दरवाजा खोला और मेरे सामने सच्चाई खड़ी थी। टूटी दीवार,
दीवारें, छत में बड़ा छेद, कोई फर्नीचर नहीं, बस सूखी घास और एक फटा हुआ कंबल। यही हमारा घर था। बाहर लोग फुसफुसा रहे थे, ये औरतें मर जाएंगी, इससे बच्चे नहीं होंगे, कांस्टेबल से पंगा लिया है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर डूबते सूरज की रोशनी, 3 थके हुए चेहरे, लेकिन अब भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। मैंने गुजियाओलैन को नीचे रखा और कुछ कहता उससे पहले मेरी बाकी 2 पत्नियां काम में लग गईं। लिनेरो अपनी टूटी टांग के साथ घास इकट्ठा कर रही थी। लेलिंगशुआ भारी बर्तन उठाने की कोशिश कर रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, डर से। डर कि अगर वो काम की नहीं दिखी तो मैं भी उन्हें छोड़ दूंगा। मैंने तुरंत उन्हें रोका, रुको, आराम करो, मैं कर लूंगा। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे किसी ने पहली बार उन्हें इंसान समझा हो। एक टूटा हुआ घर, 4 घायल दिल और एक ऐसा वादा जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन क्या ये छोटी छोटी काइंडनेस सच में एक नई किस्मत बना पाएंगी? मैंने धीरे से कहा, आराम करो, मैं कर लूंगा। और तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। मुझे मिला फ्लावर, स्वीट पोटैटोज और पोटैटोज। छोटी छोटी काइंडनेस धीरे धीरे मेरी ताकत बन रही थी। काम करते हुए मैं हर एक का हाल चेक करता रहा। गुजियाओलैन के रैशेस कम हो रहे थे। सिस्टम मेडिसिन काम कर रही थी। लिनेरो का लिम्प एक गलत तरीके से हील हुई डिसलोकेशन थी। अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में सर्जरी से ठीक हो सकती थी। लेलिंगशुआ के बर्न स्कार्स उतने खतरनाक नहीं थे। सही ऑइंटमेंट और टाइम से वो भी ठीक हो सकती थी। उसकी खांसी शायद सिर्फ एक कोल्ड थी। मैं सब कुछ आज ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास एक प्लान था। मैंने झोपड़ी को जितना हो सका पैच किया, सबको मोटे क्विल्स में लपेटा और हम सूखी घास पर साथ बैठे। मैंने मन में लिस्ट बनाई, कल पहाड़ से हर्ब्स लाऊंगा, उन तीनों से अपना पैसा वसूल करूंगा और इस टूटे घर को फिर से बनाना शुरू करूंगा। मैंने बाहर छोटा सा स्टोव बनाया, रेस्टोरेंट का बचा खाना गर्म किया और गुजियाओलैन के लिए पोरिज बनाया। मेरी पत्नियां तुरंत मदद के लिए आ गईं। मैं मना करना चाहता था, लेकिन उनकी आंखें कह रही थी, हमें बेकार मत समझो। तो मैंने उन्हें करने दिया। तभी गांव के मुखिया अंकल चुफू आए, थोड़ा सा राइस लेकर। उन्होंने मेरी पत्नियों को देखा और गहरी सांस ली। हिम्मत रखो, वो एक अच्छे इंसान थे, शायद अकेले, जिन्होंने मुझे कभी मरने नहीं दिया। उनके जाने के बाद मेरी पत्नियां और भी नर्वस हो गईं। वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। जब मैंने और सर्व किया, लिनेरो ने धीरे से कहा, मैं कम खाती हूँ हेल्थी रहने के लिए। लेलिंगशुआ ने भी सिर हिला दिया। आंखें लाल हो गईं। मैं समझ गया, ये डाइटिंग नहीं थी, ये डर था। डर कि अगर उन्होंने ज्यादा खाया तो मैं उन्हें बोझ समझूंगा। मेरे सीने में दर्द उठा। इस दुनिया ने इनके साथ क्या किया था? मैंने उनके कटोरों में मीट रखा और धीरे से कहा, डरो मत, खाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो धीरे धीरे खाने लगी। अब भी डर था, लेकिन थोड़ा कम। सिस्टम फिरपिंग हुआ। अफेक्शन पॉइंट्स 210 और मुझे मिले। गॉड्स व्यू 10 मीटर सेंसिंग और बेसिक आर्चरी कल के लिए परफेक्ट। तभी गुजियाओलैन जाग गई। उसके चेहरे से रैशेस लगभग गायब थे और मैं एक पल के लिए रुक गया। वो खूबसूरत थी, सच में खूबसूरत। मैंने बाकी दोनों को देखा। लिनेरो सिर्फ गंदी थी। लेलिंगशुआ इलाज से ठीक हो सकती थी। ये बेकार नहीं थी, ये हिडन जेम्स थी। गुजियाओलैन ने मुझे देखा, आंखों में सॉफ्टनेस। थैंक यू हस्बैंड, मुझे पता है आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो सब महसूस कर रही थी। जब वो बेहोश थी, तीनों आपस में बात करने लगी। मुझे पता चला ये पहले से एक दूसरे को जानती थी। साथ सफर किया था, दुख बांटा था। मतलब कोई जेलसी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी राहत थी। जब उन्होंने खुद को साफ किया, मैं फिर चौंक गया। लिनेरो सच में स्टनिंग थी, लेकिन अपनी टांग देखकर उसका चेहरा गिर गया। लेलिंगशुआ अपने बर्न छुपा रही थी, शर्म से भरी हुई। गुजियाओलैन अपने बचे हुए निशानों को छू रही थी, गिल्ट के साथ। मैंने कहा, मैं तुम सबको ठीक करूंगा। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था। बहुत दर्द झेला था उन्होंने। रात आई, हम चारों एक टूटी झोपड़ी में। एक अजीब सी शादी की रात। मैं सोने ही वाला था, तभी मुझे महसूस हुआ, कंबल हिला। एक ठंडा कांपता हुआ शरीर मेरी पीठ से आकर लग गया। लिनेरो थी, उसकी आवाज कांप रही थी, हस्बैंड मुझे अपना लो, मेरी टांग खराब है, मेरी आंखें अजीब हैं, लेकिन मैं सब करूंगी, बस मुझे मत छोड़ना। वो रोमांटिक नहीं थी, वो डरी हुई थी। वो खुद को ऑफर कर रही थी, क्योंकि उसके पास देने के लिए बस यही था। मेरा दिल टूट गया। मैं मुड़ा नहीं, बस उसका ठंडा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा,
कहा, सो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो शांत हो गई, मेरी पीठ से लगकर, जैसे किसी डूबते इंसान को सहारा मिल गया हो। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर थोड़ी सी गर्माहट थी। अगली सुबह एक चीख से मेरी नींद खुली। मेरी पत्नियां पहले ही जाग चुकी थीं। लेलिंग शुआ चुपचाप पोरिज बना रही थी, खांसी छुपाते हुए, और गु जियाओलैन पानी में अपना चेहरा देख रही थी। उसके रैशेस लगभग गायब थे। वो रोने लगी, हस्बैंड, आपने मुझे बचा लिया। सिस्टम एक्सप्लोड हो गया। अफेक्शन 100 मैक्स अनलॉक, सिस्टम शॉप, सेंसिंग रेंज 50 मीटर्स, आर्चरी एडवांस्ड। मैंने तुरंत शॉप खोली, दवाइयाँ खरीदी, कोल्ड मेडिसिन, बर्न ऑइंटमेंट, स्कार क्रीम। 125 पॉइंट्स खर्च हुए। बोतलें अचानक मेरे पास अपीयर हो गईं। मेरी पत्नियां शॉक थी, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया। ब्रेकफास्ट में उन्होंने मेरे लिए थिक पोरिज बनाया और खुद वॉटरी खा रही थी। फिर वही डर, मैंने अपना बोल तीनों में बांट दिया। सही से खाओ। वो रोते हुए खाने लगी। खाने के बाद मैं डेट लेने गया। जीन और उसके लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल की पिटाई याद थी। उन्होंने पैसे दे दिए। मैंने विलेज चीफ से एक पुराना बो उधार लिया। उन्होंने वार्निंग दी, पहाड़ों में जंगली सुअर हैं, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में कुछ अलग देखा और बो दे दिया। मैं गांव से बाहर निकल गया। पीछे लोग हंस रहे थे। ये शिकार करेगा, खरगोश से हार जाएगा। मैंने इग्नोर किया और पहाड़ की तरफ बढ़ गया, लेकिन मुझे पता नहीं था जीन और उसके साथी मुझे जाते हुए देख रहे थे, और इस बार उनकी योजना पहले से ज्यादा खतरनाक थी। मुझे तब पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पहाड़ की तरफ गया, जीन और उसके दो साथी मेरी पत्नियों पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने वही देखा जो मैं समझ चुका था। मेरी पत्नियां खूबसूरत थीं, और उसी पल उनके अंदर जलन और गंदी नीयत जाग गई। जब मेरी पत्नियां पीछे के जंगल में लकड़ी लेने गईं, वो तीनों उनका पीछा करने लगे। उन्हें लगा ये उनका परफेक्ट मौका है। जंगल के अंदर उन्होंने रास्ता रोक लिया, धमकियां दी, चुपचाप साथ चलो वरना जान से मार देंगे। लिनरो और लेलिंग शुआ तुरंत समझ गईं। उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की ताकि गु जियाओलैन भाग सके, लेकिन गु जियाओलैन भागी नहीं। वो पूरे रास्ते उन्हें फॉलो करते हुए देख रही थी। उसने पहले ही एक लकड़ी उठा ली थी, ऐसे पकड़कर जैसे उसे लड़ना आता हो। जैसे ही ली ने उसे पकड़ने की कोशिश की, धार उसने सीधा उसके चेहरे पर वार किया। फिर तीनों के बीच में इतनी जोर से किक मारी कि वो दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़े। मेरी सॉफ्ट स्पोकन शांत गु जियाओलैन वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी वो दिखती थी। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उनकी तरफ बढ़ी। जीन रोते हुए बोला, मुझे मत मारो। तभी लिनेरो ने उसे रोक लिया। उन्हें मारोगी तो परेशानी होगी। गु जियाओलैन रुक गई, लेकिन उसने पत्थर उनके ग्रॉइन पर दे मारा। तीनों बेहोश हो गए। फिर उसने दोनों की तरफ देखा। तुम भी लड़ना सीखो, हमेशा बोझ नहीं बन सकते। पहले उनके हाथ कांप रहे थे, फिर नहीं कांपे। उन्होंने पत्थर उठाए और उनकी टांगे तोड़ दी। बार बार मारा जब तक हड्डियां टूट नहीं गईं। आखिर में गु जियाओलैन ने उन्हें रोका और तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। डर कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, उन्हें छोड़ दूंगा। गु जियाओलैन ने धीरे से कहा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। और सच भी यही था। कौन विश्वास करेगा? 3 आधिमरी औरतें 3 आदमियों को हरा दें, कोई नहीं। वो लकड़ियां उठाकर उनके ऊपर से गुजरते हुए घर लौट आईं। जब मैं वापस आया, मेरे पास था 2 खरगोश, 3 जंगली मुर्गियां और हर्ब्स से भरी टोकरी। गांव वाले हैरान थे। अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था। घर पहुंचा तो धुआं उठ रहा था। मेरी पत्नियां काम कर रही थीं। लिनेरो आग जला रही थी। लेलिंग शुआ सब्जी बना रही थी। गु जियाओलैन पोरिज बना रही थी। थोड़ा मेसी था, लेकिन ये घर था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उनकी आंखों में डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ? और तभी बाहर से शोर आया, चुजिंग, बाहर आओ। एक भीड़ हमारे घर की तरफ आ रही थी। रोती हुई माए, गुस्से में आदमी और 3 स्ट्रेचर जिन पर पड़े थे जीन, ली और तीसरा उनकी टांगे खून से लिपटी हुई, चेहरे दर्द से सफेद। मेरा दिल डूब गया। मैंने अपनी पत्नियों की तरफ देखा। लिनेरो और लेलिंग शुआ कांप रही थी और गु जियाओलैन सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने किया। उन्होंने हम पर हमला किया। मैंने उन्हें रोका और उनकी टांगे तुड़वाई। अगर मुझे सौंपने से बात खत्म होती है तो मुझे दे दो। मैं उसे देखता रह गया। कल तक वो मरने वाली थी और आज मेरे लिए खड़ी थी। अचानक लिनेरो चिल्लाई, नहीं, मैंने किया। लेलिंग शुआ रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। तीनों एक दूसरे के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने लगी। मेरे अंदर कुछ टूटा और फिर आग बन गया। मैं गुस्सा नहीं था उन पर, नहीं, मैं गुस्से
गुस्से में था उन जानवरों पर जो मेरी पत्नियों पर हाथ डालने आए थे। मैं बाहर निकला, भीड़ चिल्ला रही थी, इन औरतों को पकड़ो, इन्हें सजा दो। कुछ लोग मुझ पर झपटे, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर थे। सन्नाटा। मैंने शांत आवाज में पूछा, ये सब हुआ कहाँ? जीन बोला, पीछे के पहाड़ में। मैंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, 3 आदमी मेरी पत्नियों के पीछे जंगल में क्यों गए थे? उनके चेहरे सफेद पड़ गए। कोई जवाब नहीं। भीड़ बदलने लगी। ब्लैकस्मिथ बोला, ये सस्पिशियस है। स्कॉलर ने नियम की बात की। लोग फुसफुसाने लगे। 3 आदमी औरतों के पीछे जंगल में, मतलब साफ था। मैंने आखिरी वार किया। कानून के हिसाब से औरत पर हमला करने की कोशिश 100 लैशेस प्लस एक्साइल। मेरी पत्नी ने खुद को बचाया है, वो दोषी नहीं है। आधा सच आधा ब्लफ, लेकिन काम कर गया। उनके परिवार डर गए, पीछे हटने लगे। गलतफहमी थी। मैंने रोक लिया, इतना हंगामा करके अब ऐसे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये औरतें उन्हें हरा सकती हैं। मैं मुस्कुराया, यही तो बात है। जज तुम्हारी कहानी पर हंसेगा, लेकिन असॉल्ट का केस सीरियसली लेगा। स्ट्रेचर पर पड़े तीनों गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन सच बोल भी नहीं सकते थे। तभी अंकल चुफू आगे आए और बोले, मैं गवाही दूंगा, ये लोग चुजिंग की पत्नियों के पीछे गए थे, गलत इरादे से। पूरा माहौल बदल चुका था। मैंने 5 उंगलियां उठाई। हर परिवार से 5 टेल्स सिल्वर। मेरी पत्नियों को डराने और उनकी इज्जत खराब करने का मुआवजा दे दो। और बात खत्म। नहीं दिया तो काउंटी ऑफिस चलते हैं। भीड़ में हलचल मच गई। 5 टेल्स, ये तो लूट है। लेकिन मेरे पीछे मेरी पत्नियां सब देख रही थीं। लिनरो और लेलिंग शुआ रो रही थीं। इस बार डर से नहीं, राहत से। उन्हें समझ आ गया था, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। गुजियाओलन चुप थी। उसकी नजरें मुझ पर थीं। उनमें कुछ था, सम्मान, भरोसा और कुछ और गहरा। मैंने शांत आवाज में कहा, ज्यादा लग रहा है तो चलो अधिकारियों के पास। बस यही सुनना था। तीनों परिवार टूट गए। उन्होंने मिलकर 15 टेल्स सिल्वर दिए। गुस्से से कांपते हुए मैंने पैसे लिए और बस इतना कहा, अपने बेटों को संभाल कर रखना। वो तुरंत भाग गए। विलेज चीफ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अच्छा किया जिंग, जरूरत हो तो मेरे पास आना। लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। गांव वाले धीरे धीरे करीब आए और पहली बार उन्होंने मेरी पत्नियों को ध्यान से देखा। सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। गुजियाओलन अब लगभग पूरी तरह ठीक थी। उसका चेहरा जैसे कोई पेंटिंग। लिनरो साफ होकर बर्फ जैसी गोरी। उसकी मिसमैच्ड आंखें अब डरावनी नहीं, एन्चांटिंग लग रही थी। लेलिंग शुआ अभी भी चेहरा छुपा रही थी, लेकिन उसकी आंखें और उसका अंदाज किसी को भी रोकने के लिए काफी था। हर किसी के दिमाग में एक ही बात थी, ये बोझ नहीं, खजाने हैं। ब्लैकस्मिथ अपनी पत्नी को देखकर शर्मिंदा था। स्कॉलर वोंग जमीन में गड़ जाना चाहता था। विलेज चीफ हंसकर बोला, तू भाग्यशाली है, इन्हें संभाल कर रखना। भीड़ चली गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन छोड़कर मैंने कहा, उन्हें इग्नोर करो, चलो खाना खाते हैं, फिर मैं मार्केट जाऊंगा और तुम्हारे लिए विंटर क्लोथ्स लाऊंगा। मेरी पत्नियां हल्का सा मुस्कुराईं। पहली बार उन्हें सिर्फ शर्म नहीं, एडमिरेशन भी महसूस हुआ। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उधर जीन का बाप कसम खा रहा था, चुजिंग को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों परिवार मिलकर प्लान बना रहे थे। उनका ट्रम्प कार्ड एक काउंटी कांस्टेबल, जीन का रिश्तेदार। उनकी योजना गंदी थी। वो रिपोर्ट करेंगे कि इतनी खूबसूरत औरतें चुजिंग के लायक नहीं और उन्हें वापस ले जाकर किसी और को दे दिया जाए। मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और अपनी पत्नियों को लेकर होंग काउंटी गया। मैंने शिकार बेचा और फिर गया जिहंग फार्मेसी। सुना था वोंग फैमिली की है। मैंने अपने हर्ब्स निकाले, 3 जंगली जिनसेंग 50 साल पुराने और बाकी रेयर हर्ब्स। शॉपकीपर ने हमें देखा और तुरंत फैसला कर लिया। गांव वाले बेवकूफ, उसने कहा, 1-2 सिल्वर पर रूट, टोटल 4 सिल्वर। मैं समझ गया, ये धोखा है। सिस्टम पहले ही बता चुका था, हर जिनसेंग 5-6 सिल्वर। मैं बोलता उससे पहले गुजियाओलन आगे आई। उसने इतनी डिटेल में जिनसेंग एक्सप्लेन किया, रूट डेंसिटी, स्किन कलर, पर्ल स्पॉट्स, और बोली 5 सिल्वर पर रूट फेयर प्राइस है। शॉपकीपर का चेहरा उतर गया। फिर लेलिंग शुआ बोली, धीमी आवाज लेकिन एकदम शार्प। उसने हर हर्ब का नाम लिया, क्वालिटी बताई, मार्केट प्राइस बताया, एक भी गलती नहीं। और फिर लिनरो भी जुड़ गई। सांची के बारे में एक्सपर्ट जैसी बात। अब शॉपकीपर पूरी तरह फंस
चुका था। मैं चुपचाप खड़ा था। गर्व से मेरी पत्नियां अब बोल रही थीं अपने हक के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, ये सब इन्हें कैसे पता है? ये साधारण लड़कियां नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। मैंने दबाव बनाया और आखिर हमें मिला 18 टेल्स प्लस 5 चिन। हम दुकान से बाहर निकले। मेरी पत्नियां हल्का ब्लाश कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार प्राइड था। मैंने कहा, चलो अब कपड़े खरीदते हैं, लेकिन हम पहुंच ही नहीं पाए। अचानक दरवाजा जोर से खुला। चिंगा अंदर भागी रोते हुए। उसके पीछे लोग एक स्ट्रेचर लेकर आए जिस पर पड़ी थी वोंग किंग याओ, भीगी हुई, सफेद चेहरा, सांस नहीं। वो पानी में गिर गई। पुराना डॉक्टर आया, पल्स चेक की और सिर हिला दिया। खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेडिकल नॉलेज। मैं आगे बढ़ा, उसकी नेक पर हाथ रखा और मुझे पल्स महसूस हुआ, बहुत हल्का लेकिन जिंदा। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया, ये लड़का क्या कर रहा है? लोग शक से देखने लगे। चेंग ने पूछा, तुम्हें कितना यकीन है? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, 100%। ये मरी नहीं है, सफोकेटिंग है। अभी एक्शन लिया तो बच सकती है। डॉक्टर रोकने आया, लेकिन गुजियाओलिन बीच में खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, मुझे अपने पति पर भरोसा है। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। भीड़ गुस्से में थी, हालात बेकाबू थे, लेकिन उस पल 3 कमजोर पत्नियां दीवार बनकर खड़ी हो गईं और अब असली ताकत सामने आने वाली थी। गुजियाओलिन ने बस एक नजर डाली और वही ठंडी नजर सबको रोकने के लिए काफी थी। उसने शांत आवाज में कहा, मेरे पति उसे बचा रहे हैं, पीछे हटो। लिनरो और लेलिंग शुआ बिना सोचे आगे बढ़ गईं। उन्होंने मेरे और वोंग किंग याओ के चारों तरफ घेरा बना लिया, मेरी रक्षा करते हुए। जिन्हें दुनिया बोझ कहती थी, वो आज मेरी ढाल बनकर खड़ी थी। मेरे दिल में कुछ गर्म सा भर गया, लेकिन मेरे पास रुकने का वक्त नहीं था। मैंने जल्दी से उसका मुंह साफ किया, उसे सीधा लिटाया और शुरू किया चेस्ट कंप्रेशंस। भीड़ पागल हो गई, ये क्या कर रहा है? दिन दहाड़े छू रहा है। ओल्ड डॉक्टर चिल्लाया, इसे पकड़ो। चिंग भी हिल गई, उसकी आंखों में डर था। मैंने बिना रुके कहा, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करो। और फिर मैं झुका और उसे माउथ टू माउथ दिया। भीड़ फट पड़ी, लोग हमारी तरफ दौड़े, लेकिन गुजियाओलिन आगे आई। एक हल्के से हाथ के वार से 2 आदमी पीछे गिर गए। उसकी आवाज ठंडी थी, कोई मेरे पति को हाथ नहीं लगाएगा। लिनरो और लेलिंग शुआ भी खड़ी रहीं, शर्म से चेहरा लाल, लेकिन हटी नहीं। 3 डरी हुई औरतें पूरी भीड़ के सामने मेरे लिए खड़ी थीं। सेकंड घंटों जैसे लग रहे थे। कंप्रेशंस ब्रेथ्स, चारों तरफ गालियां और फिर खांसी। वोंग किंग याओ का शरीर हिला, उसने सिर घुमाया और पानी बाहर निकाला। वो सांस ले रही थी। पूरा कमरा सन्नाटा। ओल्ड डॉक्टर सफेद पड़ गया। जैसे ही मुझे यकीन हुआ कि वो स्टेबल है, मैंने अपनी पत्नियों का हाथ पकड़ा और तुरंत वहाँ से निकल गया। क्योंकि इस दुनिया में जो मैंने किया वो इलाज नहीं, बदतमीजी समझा जाता। अगर वोंग किंग याओ को पता चलता तो वो शुक्रगुजार भी हो सकती थी या अपमानित महसूस कर सकती थी। और मुझे ये भी लग रहा था कुछ गड़बड़ है। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर पल्स पहचान नहीं पाया और जल्दी उसे डेड घोषित कर दिया। ये एक्सीडेंट नहीं था। मैं उस डेंजरस पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहता था, अभी नहीं। हम गली में मुड़कर गायब हो गए, लेकिन एक आदमी हमें देख रहा था। महंगे कपड़े, ठंडी नजर। उसने धीरे से कहा, चुचेंग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। उधर वोंग किंग याओ होश में आई। चिंग ने सब बताया। उसकी आंखों में हैरानी थी। पहले कपलेट, अब ये। लेकिन जब उसे डिटेल पता चली, चेस्ट कंप्रेशंस, माउथ टू माउथ, वो जम गई। उसने अपने होंठ छुए, चेहरा लाल हो गया। इस दुनिया में ये सब बहुत इंटीमेट माना जाता था, लेकिन वो समझदार थी। उसने खुद को संभाला और सोचा, उसने मेरी जान बचाई। उसने फैसला लिया, उसे मुझे मिलना है अभी। इधर मैं अपनी पत्नियों के साथ एक शांत गली में रुका, सांस ले रहा था। तभी 3 जोड़ी आंखें मुझे घूर रही थीं। लिनरो ने मेरा हाथ पकड़ा, आपने उसे बचा लिया, आप अमेजिंग हैं। लेलिंग शुआ बोली, ये तो जादू जैसा था। और गुजियाओलिन बस मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था और कुछ और। मैंने लिनरो के सिर पर हाथ रखा, वो लाल हो गई, मुस्कुराई। मैंने कहा, ये कुछ खास नहीं था, बेसिक टेक्निक है। फिर मैंने तीनों को देखा, असली बहादुर तुम थी। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। रिवॉर्ड्स, स्टोरेज अपग्रेड, एडवांस लिटरेरी मास्टरी, इंपीरियल एग्जाम गाइड। मतलब साफ था, अब मुझे स्कॉलर बनना होगा। लेकिन पहले हमने कपड़े खरीदे, सिंपल लेकिन वार्म। मेरी पत्नियां पहली बार सच में खुश थीं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक एक नौकर लिनरो से टकराया। मैंने उसे खींच लिया, लेकिन गुजियाओलिन पहले ही मूव कर चुकी थी। उसने उस आदमी को दीवार से दे मारा और तभी मैंने उसे देखा। एक नोबल लड़का, महंगे कपड़े, घमंडी चेहरा, वोंग सान। उसकी नजरें मेरी पत्नियों पर थीं और जब वो लिनरो पर रुकी, मैंने देखा लालच। 2 नौकर और आए, लेकिन गुजियाओलिन ने 2 सेकंड में एक का हाथ तोड़ दिया, दूसरे का घुटना तोड़ दिया। मैं उसे देखता रह गया। मेरी पत्नी खतरनाक थी। वो मेरी तरफ मुड़ी और स्वीट स्माइल दी। डर गए हस्बैंड, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। वोंग सान बोला, अपनी 2 पत्नियां मुझे दे दो, 1 महीने के लिए। सब समझ गए उसका मतलब क्या था। मेरे अंदर कुछ ठंडा अंधेरा उठने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? जब ताकत सत्ता से टकराए, जब सच झूठ
कोर्ट के सामने खड़ा हो जाए और जब एक फैसला पूरी जिंदगी बदल दे तब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। अचानक कांस्टेबल्स आ गए। उनका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन एक्साइयो। जैसे ही वो आया उसने बिना कुछ सोचे वोंग सैन का साथ ले लिया। उसने आदेश दिया, पूरे परिवार को गिरफ्तार करो। उसकी नजरें बार बार गु जियाओलिन और लिनेरो पर जा रही थीं। उसी गंदी लालच के साथ मेरी मुट्ठियां कस गईं। 5 आर्म्ड कांस्टेबल्स और मैं अकेला। लेकिन अगर मैं सरेंडर करता तो मेरी पत्नियां छीन ली जाती और मुझे पता था उनके साथ क्या होगा। के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने लिख कर दिया। अब हम ऊपर प्राइवेट रूम में ले जाए गए। मैंने अपनी पत्नियों को बुलाया लेकिन वो दरवाजे पर ही रुक गईं। उनके फटे कपड़े उस फैंसी जगह के सामने। उन्हें लग रहा था वो यहाँ बिलोंग ही नहीं करती। लिनेरो अपनी टांग छुपाने लगी। लेलिंग शुआ अपने स्लीव्स। मैंने धीरे से कहा, डरो मत, मेरे पास रहो। वो मेरे पीछे पीछे चली जैसे मेरी शैडो हो। लेकिन इस बार उनकी नजरों में कुछ नया था, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और हल्की सी उम्मीद। अंदर टेबल पर शानदार खाना रखा था और वहाँ बैठी थी वो ग्रीन ड्रेस वाली लड़की, उसके साथ उसकी मेड। वो खड़ी हुई एक ग्रेसफुल स्माइल के साथ। मेरी पत्नियां फिर फ्रीज हो गईं। उनके सामने वो लड़की किसी और ही दुनिया की लग रही थी, जैसे तुलना ही नहीं हो सकती। मैंने गु जियाओलिन को कुर्सी पर बैठाया और बाकी दोनों को अंदर बुलाया। वो चुपचाप डरते हुए बैठ गईं। मैंने उस लड़की की तरफ देखा। एक नजर में समझ गया असल मालिक वही है। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, वोंग किंग याओ, लंगा वोंग फैमिली से। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। ये डायनेस्टी के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक थी। मैं सिर्फ पैसे कमाने आया था और अब मैं एक डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन मैंने खुद को संभाला, न झुका न चापलूसी की। बस कैजुअली कहा, नाइस टू मीट यू, और ध्यान खाना पर ले गया क्योंकि मेरी प्रायोरिटी साफ थी, मेरी पत्नियां। मैंने लेलिंग शुआ को गर्म पानी दिया और खुद खाना शुरू किया। वोंग किंग याओ को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। उसने पूछा, तुम्हारा कोई ऑफिशियल टाइटल है? मैंने कहा, नोप। वो डिसअपॉइंटेड लग रही थी। फिर उसने ऑफर दिया, काउंटी एकेडमी में रिकमेंड करने का, ब्राइट फ्यूचर, कनेक्शंस, पावर। मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और उसकी आंखों में देखा, क्या ये सिर्फ कपलेट की वजह से है? फिर मैंने वो कहा जो असली बात थी, एक नोबल लड़की टैवर्न चला रही है और टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट कर रही है। तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना? उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने सही पकड़ लिया था। मैंने कामली कहा, मुझे नोबल पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, मुझे बस एक शांत जिंदगी चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब वो मुझे नए नजरिए से देख रही थी, सिर्फ एक क्लेवर विलेजर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को पढ़ सकता है। तभी सिस्टम फ्लिपिंग हुआ। मेरी पत्नियों का ख्याल रखने पर मुझे मिला बेसिक ब्रूइंग स्किल प्लस 3 स्पेशल रेसिपीज। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ये इनकम बन सकता है। लेकिन इस दुनिया में स्किल होना काफी नहीं है, पावर चाहिए, वरना सब छिन जाएगा। मैंने एक पल के लिए वोंग किंग याओ की तरफ देखा। उसके पास सब कुछ था, मनी, पावर, कनेक्शंस। मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने तुरंत नजर हटा ली। अभी नहीं, अभी मैं तैयार नहीं था। मैंने कैजुअली बिहेव किया और अपनी पत्नियों को खाना खिलाता रहा। लेकिन वोंग किंग याओ अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने धीरे से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये एक टेस्ट था। क्या मैं सच में समझता हूँ या सिर्फ ब्लाफ कर रहा हूँ? मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, तुम 16 से ऊपर हो और अभी तक शादी नहीं हुई। ये अपने आप में एक कहानी बताता है। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, तुम ये टैवर्न चला रही हो क्योंकि तुम कैपेबल हो और तुम्हें अपने फैमिली के किसी एल्डर का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, लेकिन ये प्रोटेक्शन हमेशा के लिए नहीं है, शायद 20 साल की उम्र तक। उसके बाद अगर तुमने खुद को प्रूव नहीं किया तो तुम्हें उसी आदमी से शादी करनी पड़ेगी जिसे तुम्हारा परिवार पहले ही चुन चुका है। वोंग किंग याओ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसकी डायरी पढ़ ली हो। उसकी मेड भी शॉक में थी। मेरी पत्नियां मुझे हैरानी से देख रही थीं। उसने धीरे से पूछा, तो कोई सोल्यूशन है? मैंने सीधा जवाब दिया, खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि फैमिली तुम्हारी बात इग्नोर ना कर सके। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगी। कहना आसान है, मेरे पास और भी आइडियाज थे जैसे बिजनेस पार्टनरशिप, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। ट्रस्ट अभी बना नहीं था। वो पावरफुल फैमिली से थी। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं खत्म हो सकता था। उसने मेरी हेसिटेशन समझ ली। उसने ऑफर दिया, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। मैंने हम्बल बनते हुए कहा, मैं तो बस
एक गांव का लड़का हूँ। इशारा साफ था, मुझे तुम्हारी पावर से डर लगता है। वो समझदार थी, उसने ज्यादा पुश नहीं किया। वो क्वाइटली चली गई, लेकिन उसका जवाब जल्दी आ गया। बाहर एक कंफर्टेबल कैरेज हमारा इंतजार कर रही थी और साथ में पैक्ड फूड बॉक्सेस। बिना कुछ कहे उसने ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया था। मैंने कामली एक्सेप्ट किया और मन में सोचा, देखते हैं तुम असल में कैसी हो। मैंने सबको कैरेज में बैठाया और ड्राइवर से कहा, पहले फार्मेसी चलो। मैंने खरीदा दवाइयाँ, मोटे क्विल्स, क्योंकि सर्दी आने वाली थी। मेरे घर में सिर्फ एक फटा हुआ कंबल था। फिर बर्तन, मसाले, 7 टेल्स सिल्वर, एक झटके में खत्म। मैं अपनी पत्नियों के लिए विंटर क्लोथ्स भी लेना चाहता था, लेकिन पैसे खत्म हो चुके थे। रास्ते में मैं गु जियाओलिन का ख्याल रखता रहा, बाकी दोनों को क्लोक से ढकता रहा। सिस्टम बार बार पिंग कर रहा था, अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ रहे थे। गु जियाओलिन सबसे तेजी से लगभग 80 तक पहुंच चुकी थी। भले ही वो बेहोश थी, लेकिन उसे सब महसूस हो रहा था। मैंने तुरंत सिस्टम स्पेस से एंटी एलर्जी पोशन निकाला और उसे पिला दिया। बाकी दोनों मुझे शॉक में देख रही थी, लेकिन कुछ पूछा नहीं, सिर्फ आंखों में ग्रेटिट्यूड था। तभी सिस्टम ने एक बड़ा रिवॉर्ड दिया, परफ्यूम, सोप, रिफाइंड सॉल्ट की रेसिपीज और सिस्टम स्टोरेज में सॉल्ट और शुगर का स्टॉक। इस जमाने में ये सब सोने से कम नहीं था। मैंने सोचा ये बिजनेस बन सकता है, और अनजाने में मेरा दिमाग फिर वॉन्किंग याओ की तरफ गया। शाम तक हम एक्साई विलेज पहुंच गए। जैसे ही कैरेज गांव में दाखिल हुई, पूरा गांव देखने आ गया। इतनी फैंसी कैरेज उन्होंने कभी नहीं देखी थी, लेकिन जैसे ही वो मेरी टूटी हुई झोपड़ी के सामने रुकी, सब कुछ बदल गया। जीन पहले ही अफवाह फैला चुका था। भीड़ चिल्लाने लगी, एक बीमार, एक बदसूरत, एक शैतान आंखों वाली, इन्हें गांव से निकालो, ये बदकिस्मती लाएंगे। मेरे पीछे मेरी पत्नियां टूट गईं, लिनेरो की आंखें फिर से खाली हो गईं। लेलिंगशुआ मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। गु जियाओलिन मेरी पीठ पर कांप रही थी। कुछ ही सेकंड में उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई, और उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये औरतें बस जीना चाहती थीं, और ये लोग उनसे वो भी छीनना चाहते थे। मैं आगे बढ़ा, उनके सामने खड़ा हो गया और धीरे से कहा, बोलना खत्म हो गया। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरी भीड़ चुप हो गई। मेरी आंखों में कुछ बदल चुका था, लेकिन जीन और उसके साथी नहीं रुके। वो भीड़ को भड़का रहे थे। असल में उन्हें मुझे पैसे देने थे और वो बचना चाहते थे। मेरी पत्नियां मुझे रोकने लगीं, चलो यहाँ से। वो मुझे बचाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने खुद को पहले ही त्याग दिया था। मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब बस। मैं आगे बढ़ा। सबको लगा मैं पागल हूँ। पुराना चुजेंग तो कमजोर था, लेकिन अब नहीं। मैंने जोंग सैन को थप्पड़ मारा, वो घूमकर जमीन पर गिर गया। फिरली और वोंग पर किक मारी, दोनों हवा में उड़ गए। पूरा काम 2 सेकंड में खत्म। सन्नाटा। सिस्टम रिवॉर्ड, टाइगर सबड्यूइंग फिस्ट। जब वो फिर उठे, मैंने स्किल यूज की। तेज, साफ, खतरनाक। वो दोबारा गिरे और इस बार उठ नहीं पाए। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरी पत्नियों के बारे में फिर कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। भीड़ भाग गई। अब कोई मुझसे पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन स्कॉलर वोंग ने धीरे से कहा, जीन का साला काउंटी कांस्टेबल है। मैंने जवाब दिया, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि अब मैं पूरी तरह अकेला नहीं था। जब मैं अपनी पत्नियों की तरफ मुड़ा, वो रो रही थी, मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई हीरो हूँ। मैं मुस्कुराया, सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं गु जियाओलिन को अंदर ले गया, दरवाजा खोला और मेरे सामने सच्चाई खड़ी थी। टूटी दीवारें, छत में बड़ा छेद, कोई फर्नीचर नहीं, बस सूखी घास और एक फटा हुआ कंबल। यही हमारा घर था। बाहर लोग फुसफुसा रहे थे, ये औरतें मर जाएंगी, इससे बच्चे नहीं होंगे, कांस्टेबल से पंगा लिया है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर डूबते सूरज की रोशनी, 3 थके हुए चेहरे, लेकिन अब भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। मैंने गु जियाओलिन को नीचे रखा और कुछ कहता उससे पहले मेरी बाकी 2 पत्नियां काम में लग गईं। लिनेरो अपनी टूटी टांग के साथ घास इकट्ठा कर रही थी। लेलिंगशुआ भारी बर्तन उठाने की कोशिश कर रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, डर से। डर कि अगर वो काम की नहीं दिखी तो मैं भी उन्हें छोड़ दूंगा। मैंने तुरंत उन्हें रोका, रुको, आराम करो, मैं कर लूंगा। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे किसी ने पहली बार उन्हें इंसान समझा हो। एक टूटा हुआ घर, 4 घायल दिल और एक ऐसा वादा जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन क्या ये छोटी छोटी काइंडनेस सच में एक नई किस्मत बना पाएंगी? मैंने धीरे से कहा, आराम करो, मैं कर लूंगा। और तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। मुझे मिला फ्लावर, स्वीट पटेटोज और पटेटोज। छोटी छोटी काइंडनेस धीरे धीरे मेरी ताकत बन रही थी। काम करते हुए मैं हर एक का हाल चेक करता रहा। गु जियाओलिन के रैशेस कम हो रहे थे। सिस्टम मेडिसिन काम कर रही थी। लिनेरो का लिम्प एक गलत तरीके से हील हुई डिसलोकेशन थी। अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में सर्जरी से ठीक हो सकती थी। लेलिंगशुआ के बर्न स्कार्स उतने खतरनाक नहीं थे। सही ऑइंटमेंट और टाइम से वो भी ठीक हो सकती थी। उसकी खांसी शायद सिर्फ एक कोल्ड थी। मैं सब कुछ आज ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास एक प्लान था। मैंने झोपड़ी को जितना हो सका पैच किया, सबको मोटे क्विल्स में लपेटा और हम सूखी घास पर साथ बैठे। मैंने मन में लिस्ट बनाई, कल पहाड़ से हर्ब्स लाऊंगा, उन तीनों से अपना पैसा वसूल करूंगा
और इस टूटे घर को फिर से बनाना शुरू करूंगा। मैंने बाहर छोटा सा स्टोव बनाया, रेस्टोरेंट का बचा खाना गर्म किया और गुजियाओलन के लिए पोरिज बनाया। मेरी पत्नियां तुरंत मदद के लिए आ गईं। मैं मना करना चाहता था, लेकिन उनकी आंखें कह रही थी हमें बेकार मत समझो, तो मैंने उन्हें करने दिया। तभी गांव के मुखिया अंकल चुफू आए, थोड़ा सा राइस लेकर। उन्होंने मेरी पत्नियों को देखा और गहरी सांस ली। हिम्मत रखो, वो एक अच्छे इंसान थे, शायद अकेले, जिन्होंने मुझे कभी मरने नहीं दिया। उनके जाने के बाद मेरी पत्नियां और भी नर्वस हो गईं। वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही थीं। जब मैंने और सर्व किया, लिनरो ने धीरे से कहा, मैं कम खाती हूँ हेल्थी रहने के लिए। लेलिंग शुआ ने भी सिर हिला दिया, आंखें लाल हो गईं। मैं समझ गया, ये डाइटिंग नहीं थी, ये डर था। डर कि अगर उन्होंने ज्यादा खाया तो मैं उन्हें बोझ समझूंगा। मेरे सीने में दर्द उठा। इस दुनिया ने इनके साथ क्या किया था। मैंने उनके कटोरों में मीट रखा और धीरे से कहा, डरो मत, खाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो धीरे धीरे खाने लगी। अब भी डर था, लेकिन थोड़ा कम। सिस्टम फिरपिंग हुआ। अफेक्शन पॉइंट्स 210 और मुझे मिले। गॉड्स व्यू 10 मीटर सेंसिंग और बेसिक आर्चरी कल के लिए परफेक्ट। तभी गुजियाओलन जाग गई। उसके चेहरे से रैशेस लगभग गायब थे और मैं एक पल के लिए रुक गया। वो खूबसूरत थी, सच में खूबसूरत। मैंने बाकी दोनों को देखा। लिनरो सिर्फ गंदी थी, लेलिंग शुआ इलाज से ठीक हो सकती थी। ये बेकार नहीं थी, ये हिडन जेम्स थी। गुजियाओलन ने मुझे देखा, आंखों में सॉफ्टनेस। थैंक यू हस्बैंड, मुझे पता है आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो सब महसूस कर रही थी। जब वो बेहोश थी, तीनों आपस में बात करने लगी। मुझे पता चला ये पहले से एक दूसरे को जानती थी, साथ सफर किया था, दुख बांटा था। मतलब कोई जेलसी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी राहत थी। जब उन्होंने खुद को साफ किया, मैं फिर चौंक गया। लिनरो सच में स्टनिंग थी, लेकिन अपनी टांग देखकर उसका चेहरा गिर गया। लेलिंग शुआ अपने बर्न छुपा रही थी, शर्म से भरी हुई। गुजियाओलन अपने बचे हुए निशानों को छू रही थी, गिल्ट के साथ। मैंने कहा, मैं तुम सबको ठीक करूंगा। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था। बहुत दर्द झेला था उन्होंने। रात आई, हम चारों एक टूटी झोपड़ी में, एक अजीब सी शादी की रात। मैं सोने ही वाला था, तभी मुझे महसूस हुआ, कंबल हिला। एक ठंडा कांपता हुआ शरीर मेरी पीठ से आकर लग गया। लिनरो थी, उसकी आवाज कांप रही थी, हस्बैंड मुझे अपना लो, मेरी टांग खराब है, मेरी आंखें अजीब हैं, लेकिन मैं सब करूंगी, बस मुझे मत छोड़ना। वो रोमांटिक नहीं थी, वो डरी हुई थी। वो खुद को ऑफर कर रही थी, क्योंकि उसके पास देने के लिए बस यही था। मेरा दिल टूट गया। मैं मुड़ा नहीं, बस उसका ठंडा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, सो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो शांत हो गई, मेरी पीठ से लगकर, जैसे किसी डूबते इंसान को सहारा मिल गया हो। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर थोड़ी सी गर्माहट थी। अगली सुबह एक चीख से मेरी नींद खुली। मेरी पत्नियां पहले ही जाग चुकी थीं। लेलिंग शुआ चुपचाप पोरिज बना रही थी, खांसी छुपाते हुए, और गुजियाओलन पानी में अपना चेहरा देख रही थी। उसके रैशेस लगभग गायब थे। वो रोने लगी, हस्बैंड आपने मुझे बचा लिया। सिस्टम एक्सप्लोड हो गया। अफेक्शन 100 मैक्स, अनलॉक सिस्टम शॉप, सेंसिंग रेंज 50 मीटर्स, आर्चरी एडवांस्ड। मैंने तुरंत शॉप खोली, दवाइयाँ खरीदी, कोल्ड मेडिसिन, बर्न ऑइंटमेंट, स्कार क्रीम। 125 पॉइंट्स खर्च हुए। बोतलें अचानक मेरे पास अपीयर हो गईं। मेरी पत्नियां शॉक थी, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया। ब्रेकफास्ट में उन्होंने मेरे लिए थिक पोरिज बनाया और खुद वॉटरी खा रही थी। फिर वही डर। मैंने अपना बोल तीनों में बांट दिया, सही से खाओ। वो रोते हुए खाने लगी। खाने के बाद मैं डेथ लेने गया। जीन और उसके लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल की पिटाई याद थी। उन्होंने पैसे दे दिए। मैंने विलेज चीफ से एक पुराना बो उधार लिया। उन्होंने वार्निंग दी, पहाड़ों में जंगली सुअर हैं, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में कुछ अलग देखा और बो दे दिया। मैं गांव से बाहर निकल गया। पीछे लोग हंस रहे थे, ये शिकार करेगा, खरगोश से हार जाएगा। मैंने इग्नोर किया और पहाड़ की तरफ बढ़ गया, लेकिन मुझे पता नहीं था जीन और उसके साथी मुझे जाते हुए देख रहे थे, और इस बार उनकी योजना पहले से ज्यादा खतरनाक थी। मुझे तब पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पहाड़ की तरफ गया, जीन और उसके दो साथी मेरी पत्नियों पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने वही देखा जो मैं समझ चुका था। मेरी पत्नियां खूबसूरत थीं, और उसी पल उनके अंदर जलन और गंदी नीयत जाग गई। जब मेरी पत्नियां पीछे के जंगल में लकड़ी लेने गईं, वो तीनों उनका पीछा करने लगे। उन्हें लगा ये उनका परफेक्ट मौका है।
जंगल के अंदर उन्होंने रास्ता रोक लिया, धमकियां दी, चुपचाप साथ चलो वरना जान से मार देंगे। लिनरो और लेलिंगशुआ तुरंत समझ गईं। उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की ताकि गुजियाओलिन भाग सके, लेकिन गुजियाओलिन भागी नहीं। वो पूरे रास्ते उन्हें फॉलो करते हुए देख रही थी। उसने पहले ही एक लकड़ी उठा ली थी, ऐसे पकड़कर जैसे उसे लड़ना आता हो। जैसे ही ली ने उसे पकड़ने की कोशिश की, धार उसने सीधा उसके चेहरे पर वार किया। फिर तीनों के बीच में इतनी जोर से किक मारी कि वो दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़े। मेरी सॉफ्ट स्पोकन शांत गुजियाओलिन वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी वो दिखती थी। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उनकी तरफ बढ़ी। जीन रोते हुए बोला, मुझे मत मारो। तभी लिनेरो ने उसे रोक लिया। उन्हें मारोगी तो परेशानी होगी। गुजियाओलिन रुक गई, लेकिन उसने पत्थर उनके ग्रॉइन पर दे मारा। तीनों बेहोश हो गए। फिर उसने दोनों की तरफ देखा। तुम भी लड़ना सीखो, हमेशा बोझ नहीं बन सकते। पहले उनके हाथ कांप रहे थे, फिर नहीं कांपे। उन्होंने पत्थर उठाए और उनकी टांगे तोड़ दी। बार बार मारा जब तक हड्डियां टूट नहीं गईं। आखिर में गुजियाओलिन ने उन्हें रोका और तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगीं। डर कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, उन्हें छोड़ दूंगा। गुजियाओलिन ने धीरे से कहा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। और सच भी यही था। कौन विश्वास करेगा? 3 आधिमरी औरतें 3 आदमियों को हरा दें, कोई नहीं। वो लकड़ियां उठाकर उनके ऊपर से गुजरते हुए घर लौट आईं। जब मैं वापस आया, मेरे पास था 2 खरगोश, 3 जंगली मुर्गियां और हर्ब्स से भरी टोकरी। गांव वाले हैरान थे। अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था। घर पहुंचा तो धुआं उठ रहा था। मेरी पत्नियां काम कर रही थीं। लिनेरो आग जला रही थी। लेलिंगशुआ सब्जी बना रही थी। गुजियाओलिन पोरेज बना रही थी। थोड़ा मेसी था, लेकिन ये घर था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उनकी आंखों में डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ? और तभी बाहर से शोर आया, चुजिंग बाहर आओ। एक भीड़ हमारे घर की तरफ आ रही थी। रोती हुई माएँ, गुस्से में आदमी और 3 स्ट्रेचर जिन पर पड़े थे जीन, ली और तीसरा उनकी टांगें खून से लिपटी हुई, चेहरे दर्द से सफेद। मेरा दिल डूब गया। मैंने अपनी पत्नियों की तरफ देखा। लिनेरो और लेलिंगशुआ कांप रही थी और गुजियाओलिन सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने किया, उन्होंने हम पर हमला किया। मैंने उन्हें रोका और उनकी टांगें तुड़वाई। अगर मुझे सौंपने से बात खत्म होती है तो मुझे दे दो। मैं उसे देखता रह गया। कल तक वो मरने वाली थी और आज मेरे लिए खड़ी थी। अचानक लिनेरो चिल्लाई, नहीं, मैंने किया। लेलिंगशुआ रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। तीनों एक दूसरे के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने लगी। मेरे अंदर कुछ टूटा और फिर आग बन गया। मैं गुस्सा नहीं था उन पर, नहीं, मैं गुस्से में था उन जानवरों पर जो मेरी पत्नियों पर हाथ डालने आए थे। मैं बाहर निकला। भीड़ चिल्ला रही थी, इन औरतों को पकड़ो, इन्हें सजा दो। कुछ लोग मुझ पर झपटे, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर थे। सन्नाटा। मैंने शांत आवाज में पूछा, ये सब हुआ कहाँ? जीन बोला, पीछे के पहाड़ में। मैंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, 3 आदमी मेरी पत्नियों के पीछे जंगल में क्यों गए थे? उनके चेहरे सफेद पड़ गए। कोई जवाब नहीं। भीड़ बदलने लगी। ब्लैकस्मिथ बोला, ये सस्पिशियस है। स्कॉलर ने नियम की बात की। लोग फुसफुसाने लगे। 3 आदमी औरतों के पीछे जंगल में, मतलब साफ था। मैंने आखिरी वार किया। कानून के हिसाब से औरत पर हमला करने की कोशिश 100 लैशेस प्लस एक्साइल। मेरी पत्नी ने खुद को बचाया है, वो दोषी नहीं है। आधा सच आधा ब्लफ, लेकिन काम कर गया। उनके परिवार डर गए, पीछे हटने लगे। गलतफहमी थी। मैंने रोक लिया, इतना हंगामा करके अब ऐसे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये औरतें उन्हें हरा सकती हैं। मैं मुस्कुराया, यही तो बात है। जज तुम्हारी कहानी पर हंसेगा, लेकिन असॉल्ट का केस सीरियसली लेगा। स्ट्रेचर पर पड़े तीनों गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन सच बोल भी नहीं सकते थे। तभी अंकल चुफू आगे आए और बोले, मैं गवाही दूंगा, ये लोग चुजिंग की पत्नियों के पीछे गए थे। गलत इरादे से पूरा माहौल बदल चुका था। मैंने 5 उंगलियां उठाई। हर परिवार से 5 टेल्स सिल्वर। मेरी पत्नियों को डराने और उनकी इज्जत खराब करने का मुआवजा दे दो। और बात खत्म। नहीं दिया तो काउंटी ऑफिस चलते हैं। भीड़ में हलचल मच गई। 5 टेल्स, ये तो लूट है। लेकिन मेरे पीछे मेरी पत्नियां सब देख रही थीं। लिनेरो और लेलिंगशुआ रो रही थीं। इस बार डर से नहीं, राहत से। उन्हें समझ आ गया था, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। गुजियाओलिन चुप थी। उसकी नजरें मुझ पर थीं। उनमें कुछ था, सम्मान, भरोसा और कुछ और गहरा। मैंने शांत आवाज में कहा, ज्यादा लग रहा है तो चलो अधिकारियों के पास।
पास। बस यही सुनना था। तीनों परिवार टूट गए। उन्होंने मिलकर 15 टेल्स सिल्वर दिए। गुस्से से कांपते हुए मैंने पैसे लिए और बस इतना कहा, अपने बेटों को संभाल कर रखना। वो तुरंत भाग गए। विलेज चीफ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अच्छा किया जिंग, जरूरत हो तो मेरे पास आना। लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। गांव वाले धीरे धीरे करीब आए और पहली बार उन्होंने मेरी पत्नियों को ध्यान से देखा। सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। गुजियाओलैन अब लगभग पूरी तरह ठीक थी। उसका चेहरा जैसे कोई पेंटिंग। लिनरो साफ होकर बर्फ जैसी गोरी। उसकी मिसमैच्ड आंखें अब डरावनी नहीं, एन्चांटिंग लग रही थी। लेलिंग शुआ अभी भी चेहरा छुपा रही थी, लेकिन उसकी आंखें और उसका अंदाज किसी को भी रोकने के लिए काफी था। हर किसी के दिमाग में एक ही बात थी, ये बोझ नहीं, खजाने हैं। ब्लैकस्मिथ अपनी पत्नी को देखकर शर्मिंदा था। स्कॉलर वोंग जमीन में गड़ जाना चाहता था। विलेज चीफ हंसकर बोला, तू भाग्यशाली है, इन्हें संभाल कर रखना। भीड़ चली गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन छोड़कर मैंने कहा, उन्हें इग्नोर करो, चलो खाना खाते हैं, फिर मैं मार्केट जाऊंगा और तुम्हारे लिए विंटर क्लोथ्स लाऊंगा। मेरी पत्नियां हल्का सा मुस्कुराईं। पहली बार उन्हें सिर्फ शर्म नहीं, एडमिरेशन भी महसूस हुआ। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उधर जीन का बाप कसम खा रहा था, चुजिंग को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों परिवार मिलकर प्लान बना रहे थे। उनका ट्रम्प कार्ड एक काउंटी कांस्टेबल, जीन का रिश्तेदार। उनकी योजना गंदी थी। वो रिपोर्ट करेंगे कि इतनी खूबसूरत औरतें चुजिंग के लायक नहीं और उन्हें वापस ले जाकर किसी और को दे दिया जाए। मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और अपनी पत्नियों को लेकर होंग काउंटी गया। मैंने शिकार बेचा और फिर गया जिहंग फार्मेसी। सुना था वोंग फैमिली की है। मैंने अपने हर्ब्स निकाले, 3 जंगली जिनसेंग 50 साल पुराने और बाकी रेयर हर्ब्स। शॉपकीपर ने हमें देखा और तुरंत फैसला कर लिया। गांव वाले बेवकूफ, उसने कहा, 1-2 सिल्वर पर रूट, टोटल 4 सिल्वर। मैं समझ गया ये धोखा है। सिस्टम पहले ही बता चुका था, हर जिनसेंग 5-6 सिल्वर। मैं बोलता उससे पहले गुजियाओलैन आगे आई। उसने इतनी डिटेल में जिनसेंग एक्सप्लेन किया, रूट डेंसिटी, स्किन कलर, पर्ल स्पॉट्स, और बोली 5 सिल्वर पर रूट फेयर प्राइस है। शॉपकीपर का चेहरा उतर गया। फिर लेलिंग शुआ बोली, धीमी आवाज लेकिन एकदम शार्प। उसने हर हर्ब का नाम लिया, क्वालिटी बताई, मार्केट प्राइस बताया, एक भी गलती नहीं। और फिर लिनरो भी जुड़ गई। सांची के बारे में एक्सपर्ट जैसी बात। अब शॉपकीपर पूरी तरह फंस चुका था। मैं चुपचाप खड़ा था। गर्व से मेरी पत्नियां अब बोल रही थीं अपने हक के लिए। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, ये सब इन्हें कैसे पता है? ये साधारण लड़कियां नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। मैंने दबाव बनाया और आखिर हमें मिला 18 टेल्स प्लस 5 चिन। हम दुकान से बाहर निकले। मेरी पत्नियां हल्का ब्लाश कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार प्राइड था। मैंने कहा, चलो अब कपड़े खरीदते हैं। लेकिन हम पहुंच ही नहीं पाए। अचानक दरवाजा जोर से खुला। चिंगा अंदर भागी रोते हुए। उसके पीछे लोग एक स्ट्रेचर लेकर आए जिस पर पड़ी थी वोंग किंग याओ, भीगी हुई, सफेद चेहरा, सांस नहीं। वो पानी में गिर गई। पुराना डॉक्टर आया, पल्स चेक की और सिर हिला दिया। खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेडिकल नॉलेज। मैं आगे बढ़ा, उसकी नेक पर हाथ रखा और मुझे पल्स महसूस हुआ, बहुत हल्का लेकिन जिंदा। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया, ये लड़का क्या कर रहा है? लोग शक से देखने लगे। चेंग ने पूछा, तुम्हें कितना यकीन है? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, 100%। ये मरी नहीं है, सफोकेटिंग है। अभी एक्शन लिया तो बच सकती है। डॉक्टर रोकने आया, लेकिन गुजियाओलैन बीच में खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, मुझे अपने पति पर भरोसा है। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। भीड़ गुस्से में थी, हालात बेकाबू थे। लेकिन उस पल 3 कमजोर पत्नियां दीवार बनकर खड़ी हो गईं और अब असली ताकत सामने आने वाली थी। गुजियाओलैन ने बस एक नजर डाली और वही ठंडी नजर सबको रोकने के लिए काफी थी। उसने शांत आवाज में कहा, मेरे पति उसे बचा रहे हैं, पीछे हटो। लिनरो और लेलिंग शुआ बिना सोचे आगे बढ़ गईं। उन्होंने मेरे और वोंग किंग याओ के चारों तरफ घेरा बना लिया, मेरी रक्षा करते हुए। जिन्हें दुनिया बोझ कहती थी, वो आज मेरी ढाल बनकर खड़ी थी। मेरे दिल में कुछ गर्म सा भर गया, लेकिन मेरे पास रुकने का वक्त नहीं था। मैंने जल्दी से उसका मुंह साफ किया, उसे सीधा लिटाया और शुरू किया चेस्ट कंप्रेशंस। भीड़ पागल हो गई, ये क्या कर रहा है? दिन दहाड़े छू रहा है। ओल्ड डॉक्टर चिल्लाया, इसे पकड़ो। चिंग भी हिल गई, उसकी आंखों में डर था। मैंने बिना रुके कहा, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करो। और फिर मैं झुका और उसे माउथ टू माउथ दिया। भीड़ फट पड़ी, लोग हमारी तरफ दौड़े, लेकिन गुजियाओलैन आगे आई। एक हल्के से हाथ के वार से 2 आदमी पीछे गिर गए। उसकी आवाज ठंडी थी, कोई मेरे पति को हाथ नहीं लगाएगा। लिनरो और लेलिंग शुआ भी खड़ी रहीं, शर्म से चेहरा लाल, लेकिन हटी नहीं। 3 डरी हुई औरतें पूरी भीड़ के सामने मेरे लिए खड़ी थीं। सेकंड घंटों जैसे लग
लग रहे थे। कंप्रेशंस, ब्रेथ्स, चारों तरफ गालियां और फिर खांसी। वोंकिंग याओ का शरीर हिला, उसने सिर घुमाया और पानी बाहर निकाला। वो सांस ले रही थी। पूरा कमरा सन्नाटा। ओल्ड डॉक्टर सफेद पड़ गया। जैसे ही मुझे यकीन हुआ कि वो स्टेबल है, मैंने अपनी पत्नियों का हाथ पकड़ा और तुरंत वहाँ से निकल गया। क्योंकि इस दुनिया में जो मैंने किया वो इलाज नहीं, बदतमीजी समझा जाता। अगर वोंकिंग याओ को पता चलता तो वो शुक्रगुजार भी हो सकती थी या अपमानित महसूस कर सकती थी। और मुझे ये भी लग रहा था कुछ गड़बड़ है। एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर पल्स पहचान नहीं पाया और जल्दी जल्दी उसे डेड घोषित कर दिया। ये एक्सीडेंट नहीं था। मैं उस डेंजरस पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहता था। अभी नहीं। हम गली में मुड़कर गायब हो गए, लेकिन एक आदमी हमें देख रहा था। महंगे कपड़े, ठंडी नजर। उसने धीरे से कहा, चुजेंग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। उधर वोंकिंग याओ होश में आई। चिंग ने सब बताया। उसकी आंखों में हैरानी थी। पहले कपलेट, अब ये। लेकिन जब उसे डिटेल पता चली, चेस्ट कंप्रेशंस, माउथ टू माउथ, वो जम गई। उसने अपने होंठ छुए, चेहरा लाल हो गया। इस दुनिया में ये सब बहुत इंटीमेट माना जाता था, लेकिन वो समझदार थी। उसने खुद को संभाला और सोचा। उसने मेरी जान बचाई। उसने फैसला लिया, उसे मुझे मिलना है अभी। इधर मैं अपनी पत्नियों के साथ एक शांत गली में रुका, सांस ले रहा था। तभी 3 जोड़ी आंखें मुझे घूर रही थीं। लिनेरो ने मेरा हाथ पकड़ा। आपने उसे बचा लिया, आप अमेजिंग हैं। लेलिंग शुआ बोली। ये तो जादू जैसा था। और गुज याओलैन बस मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था और कुछ और। मैंने लिनेरो के सिर पर हाथ रखा। वो लाल हो गई, मुस्कुराई। मैंने कहा, ये कुछ खास नहीं था, बेसिक टेक्निक है। फिर मैंने तीनों को देखा। असली बहादुर तुम थी। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। रिवॉर्ड्स, स्टोरेज अपग्रेड, एडवांस लिटरेरी मास्टरी, इंपीरियल एग्जाम गाइड। मतलब साफ था, अब मुझे स्कॉलर बनना होगा। लेकिन पहले हमने कपड़े खरीदे, सिंपल लेकिन वार्म। मेरी पत्नियां पहली बार सच में खुश थीं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक एक नौकर लिनेरो